हेलो, वेलकम टू माय चैनल कैलकुला विद रणधीर। आज हम देखने वाले हैं सॉलिड स्टेट 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री के कुछ एमएसटी क्वेश्चंस। ये लेक्चर नंबर 5 है जिसमें हम एमएसटी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का एमएसटी का, वो है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एन एटम ऑफ मेटल दैट फॉर्म्स बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यानी कि बीसीसी लैटिस स्ट्रक्चर with a unit cell edge length of 227 पिकोमीटर। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक बीसीसी स्ट्रक्चर का लैटिस है और यहाँ पे जो यूनिट सेल का एज लेंथ है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा आपको ए गिवन है एज लेंथ 227 पिकोमीटर और आपसे पूछा है कि भाई रेडियस बताओ, रेडियस ऑफ एटम बताओ। ठीक है, तो ये चीज हमने पैकिंग एफिशिएंसी जब हम निकाल रहे थे तो हमने कुछ ऐसा रिलेशन निकाला था आर और ए के बीच में। अपना पहला पहला दूसरा स्टेप इसमें जाता था, आर और ए के बीच में रिलेशन निकालने का। ठीक है, पहला स्टेप उसमें था आर और ए के बीच में रिलेशन निकालने का। तो बीसीसी के लिए अगर आपको याद होगा तो कुछ ऐसा रिलेशन में निकाला था, आर इज इक्वल टू √3/4 ए। ठीक है, याद होगा तो सही है ना। तो आगे क्वेश्चन में मैं डिटेल में बताऊंगा कि ये कैसे निकाला था, रिपीट कर दूंगा मैं। बाकी लेक्चर में मैंने ऑलरेडी ये डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में। सो ये रिलेशन है आर और ए के बीच में, रेडियस ऑफ द पार्टिकल या एटम और एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल के बीच में ये रिलेशन। मुझे यहाँ पे क्या गिवन है? मुझे एज लेंथ गिवन है, यानी कि ए की वैल्यू आपको पता है 227 पिकोमीटर। ठीक है, और आप देखोगे आपके जो ऑप्शंस है ये भी पिकोमीटर में ही है। मतलब अगर पिकोमीटर में अगर वैल्यू पुट करता हूं एक ही जगह पे, उसको मीटर में करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको आंसर ही पिकोमीटर में चाहिए तो पिकोमीटर में रखोगे वैल्यू। ठीक है, तो 227 जो आपको वैल्यू दी है, आप एक ही जगह पे पुट करो सिंपली 227। ठीक है, फिर √3 लगभग 1.732 इतना जाता है, नीचे 4 साथ में 227। इसके बाद आप इसको डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट 0.433 मिलेगा अप्रोक्सीमेटली, इंटू 227। इनका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा लगभग 98.3 पिकोमीटर। ठीक है, और ये नहीं आएगा 98 आ जाएगा, या 98.89 या 99 आ जाएगा। तो वो जो वैल्यू रहेगी आपको उससे क्लोजेस्ट वैल्यू देखनी है। ठीक है, देखोगे तो कुछ गैप है यहाँ पे, ऐसा नहीं होगा कि कंफ्यूज हो जाओगे आप कि भाई कौन सा टिक करूं। अगर एरर होगा तब तो फिर मिलने से रहा वैल्यू, बट आप अच्छे से करते हो, थोड़ा बड़ा अप्रोक्सीमेशन लेके करते हो, तो यू विल गेट अ आंसर क्लोज टू अ ऑप्शन गिवन। तो यहाँ पे आपको जो मिल रहा है सेकंड ऑप्शन से वैसे तो मैच ही हो जा रहा है यहाँ पे, बट नहीं तो क्लोज आपको मिलेगा ही। ठीक है, तो क्लोजेस्ट आंसर आप देखना, ऐसा मत देखना कि अरे मेरा ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, अब क्या करूं। क्लोजेस्ट ऑप्शन मिल गया, बस काम अपना हो गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन जो एमएससी सिटी 2023 में आ चुका है। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन है, देख लो। डाउट है क्या इसमें कहीं? बताओ। बाकी ये चीज के लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं इसको डिटेल में भी बता दूंगा वापस से। पूरा डेरिवेशन मैंने कराया था पैकिंग एफिशिएंसी का, उसमें ये फर्स्ट स्टेप था। ठीक है, ये चीज करने का। बाकी मैं इसे रिपीट कर दूंगा ये कैसे आया। बाकी इसमें सिंपली हमने ए पुट किया और बस सॉल्व किया है, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। ये वाला क्वेश्चन एमएससी सिटी 2024 में आ चुका है। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा पार्टिकल का 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग में। हमने ये चीज पढ़ी है कि 2 डायमेंशन मतलब कुछ ऐसी पैकिंग होती थी, और स्क्वायर में क्या होता था? स्क्वायर क्लोज पैकिंग में ऐसा था कि अगर मैं कोई भी एक एटम के सराउंडेड एटम का सेंटर जोड़ूं तो मुझे स्क्वायर मिलेगा। या एक और चीज थी कि जो अरेंजमेंट था हॉरिजॉन्टल हर एक लेयर का वो सेम था, जो अरेंजमेंट था वर्टिकल हर एक लेयर का वो सेम था। जैसे आप हॉरिजॉन्टली देखोगे तो
हर एटम नीचे एक एटम आपको मिलेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट सेम है और वर्टिकल अरेंजमेंट भी सेम रहेगा। वर्टिकली भी साइड बाय साइड हर एटम के लेफ्ट में या राइट में आपको आइडेंटिकल एटम मिलेगा। तो ये अरेंजमेंट को हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते थे और ये 2 डायमेंशनल में था। तो आपको इसमें क्या पूछा है कि भाई इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता था, कांटेक्ट में आने वाले या नेबरिंग जो अ, आपके पार्टिकल्स हैं, जैसे कि अगर आप इसको पकड़ते हो, ठीक है, अगर मैं इसको लेके चलूं तो इस पार्टिकल के आप आजू बाजू देखो कितने हैं कांटेक्ट में। बस आजू बाजू नहीं देखना है, कांटेक्ट में देखो। अगर आजू बाजू देखोगे तो बोलोगे भाई इतने हैं आजू बाजू, बट नहीं, वो नहीं, कांटेक्ट में टच कितने कर रहे हैं इसके साथ। तो ये वाला एटम टच कर रहा है, ये वाला टच कर रहा है, ये वाला टच कर रहा है और ये वाला टच कर रहा है। टोटल 4 ऐसे आइटम है जो कि इसके साथ कांटेक्ट में है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी अपना आंसर होगा। ठीक है, ये चीजें मैंने डिटेल में बताई थी, 1 डायमेंशनल, फिर 2 डायमेंशनल, फिर 3 डायमेंशनल पैकिंग। ठीक है, जो भी सिस्टम हमने देखा था। क्लियर है, डाउट है इसमें कुछ? एकदम इजी क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट है, बताओ ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर एफसीसी का क्या होगा। ये हमने कल के लेक्चर में देखा था। एफसीसी में, या मैं बोलूं एचसीपी में, या मैं बोलूं सीसीपी में सेम ही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, उसके लिए आपको ये मैंने बताया था, एक पूरा इसका एक्सपांडेड व्यू देख लो। उसके खुद के लेयर में, ये पार्टिकल के खुद के लेयर में 6 पार्टिकल आपको मिलेंगे। फिर 3 पार्टिकल ऊपर कांटेक्ट में रहेंगे इसके साथ और 3 पार्टिकल नीचे कांटेक्ट में रहेंगे उसके साथ। टोटल यहाँ पे कितने कांटेक्ट में हो गए, फिर 12 हो गए। सिंपल सा क्वेश्चन वापस से, एमएससीटी 2024 में आ चुका है। ऑप्शन ए रहेगा अपना आंसर। ठीक है, सोचो, मतलब टाइम लगना ही नहीं है। केमिस्ट्री में तो मैं रियली सबसे ज्यादा टाइम लग सकता है तो मैथ्स में, अगर फिजिक्स अच्छा है तो फिजिक्स में उससे कम लगेगा, बट सबसे कम टाइम हमेशा आपको केमिस्ट्री में ही लगना है। पढ़ने में टाइम जाएगा यहाँ पे, याद रखने में मेहनत जाएगी यहाँ पे। सबसे ज्यादा भरोसे वाला सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, और सबसे फटाफट से आंसर आपको दे सकता है, और दिमाग ज्यादा लगाना नहीं पड़ता। अभी तक आपने 3 क्वेश्चन देखे, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा। अगर आपको लेक्चर याद है, आपने पीडीएफ्स देखे हैं, लेक्चर याद है, दिमाग में बैठा हुआ है, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लास्ट तक। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोला क्वेश्चन नंबर 4 में, कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, नॉट ट्रू, अबाउट आइसोमॉर्फिज्म। याद है आइसोमॉर्फिज्म, डेफिनेशन क्या थी आइसोमॉर्फिज्म की? ऐसे सब्सटेंस जिनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम हो, अलग हो। क्या हो? आइसो, आइसो मतलब ये होता है कि भाई सेम होगा। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जिसका सेम रहेगा सब्सटेंस का, आप उन्हें आइसोमॉर्फिस बोलोगे, और उस प्रॉपर्टी को आइसोमॉर्फिज्म बोलोगे। अब आपको देखना है कि भाई क्या क्या चीजें आइसोमॉर्फिज्म वाली हैं, और कौन सा एक प्रॉपर्टी यहाँ पे या कोई एक बात आपको दिख रही है जो कि आइसोमॉर्फिज्म वाली नहीं है। पहले आप पहला ऑप्शन देखोगे, क्या बोला है, आइसोमॉर्फस सब्सटेंस हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनका स्ट्रक्चर क्रिस्टल वाला सेम रहता है। तो ये बात सही है क्या? बिल्कुल सही है, तो डेफिनेशन ही है। ठीक है, ये तो ट्रू है। ये डेफिनेशन ही है कि भाई क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होने वाला है सब्सटेंस का, फिर आप उस सब्सटेंस को आइसोमॉर्फस बोल सकते हो। तो ये तो एज पर डेफिनेशन बोला गया है, ये सही है, बट नॉट ट्रू वाला पूछा है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आओ, आइसोमॉर्फिज्म ऑकरिंग इन एलिमेंट इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, स्किप करो, देखते हैं इससे बाद, जो समझ में ना आए उससे बाद में देखेंगे। सी वाला ऑप्शन देखो, आइसोमॉर्फस सब्सटेंस द केमिकल कंपोजिशन हैज द सेम रेशो। इनमें जो सब्सटेंस होता है, जो कंपोजिशन होता है, उनका रेशो सेम रहता है। ठीक है, ये बात सही है।
आप अगर कोई भी दो स्ट्रक्चर लेके चलो जो कि आइसोमॉर्फस हो, उनमें आप उनके कंपोजिशन का रेशियो देखोगे तो आपको सेम मिलेगा। जैसे कि आप इनका एग्जांपल लो, NaF MgO का एग्जांपल ले लो। NaF और MgO में आप देखोगे तो यहाँ पे सोडियम एक है, फ्लोरीन एक है, रेशियो में 1:1 का रेशियो जाएगा इनका। और MgO में भी देखो, मैग्नीशियम एक है और ऑक्सीजन एक है, इसका भी रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1। और दोनों आइसोमॉर्फस हैं तो इनका एटॉमिक रेशियो या कंपोजिशन का रेशियो सेम ही मिलेगा। ठीक है। और नेक्स्ट बात वही बोली है भाई, NaF और MgO का जो जो कंपाउंड्स हैं ये आइसोमॉर्फिज्म शो करता है, बिल्कुल शो करता है। ये दोनों FCC स्ट्रक्चर दिखाते हैं, दोनों ही NaF और MgO। तो ये बात सही है, ये बात के बारे में हमने इतना अभी कंफर्म नहीं किया, ये बात सही है। एटॉमिक रेशियो आइसोमॉर्फिस क्रिस्टल के लिए सेम रहेगा। और ये बात भी सही है कि NaF और MgO आइसोमॉर्फिज्म शो करता है क्योंकि दोनों ही FCC लैटिस दिखाते हैं। अब बी वाले की बात करें तो आइसोमॉर्फिज्म ऑकरिंग एलिमेंट इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। ये क्या है, एलोट्रॉपी बोल रहा है कुछ कि अगर एलिमेंट्स में आइसोमॉर्फिज्म शो हो रहा है तो वो एलोट्रॉपी भी शो कर रहा है। एलोट्रॉपी के बारे में अगर याद होगा, ये चीज मैंने बताई थी, मैंने ये एक स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया था। आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म और एलोट्रॉपी, ये तीन चीजें मैंने एक ही स्लाइड में बताई थी, ये भी लेक्चर में वो। तो आइसोमॉर्फिज्म तो ये था कि अगर अलग अलग सब्सटेंस का क्रिस्टल क्या रहे, सेम रहे, तो आप उसे फिर आइसोमॉर्फिस बोलोगे। फिर पॉलीमॉर्फिज्म क्या था, पॉलीमॉर्फिज्म ये था कि अगर सेम ही सब्सटेंस के अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर पॉसिबल है तो आप उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलोगे। डेफिनेशन याद रखो, पढ़ाई हुई चीज है कि अगर सेम ही सब्सटेंस के अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग क्रिस्टल पॉसिबल है, अलग अलग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो आप उसे पॉलीमॉर्फिस बोलोगे। और अगर पॉलीमॉर्फिस एग्जिस्ट करेगा एक सिंगल एलिमेंट के लिए तो हम उसे एलोट्रॉपी बोलते थे। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या है कि सेम सब्सटेंस बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। अगर एक एलिमेंट की बात करो, अभी मैं सब्सटेंस बोल रहा था बस कि भाई सब्सटेंस वो कोई भी हो सकता है, कोई कंपाउंड हो सकता है ना, कुछ भी, मेटालिक सॉलिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट अगर एक एलिमेंट के लिए मैं बोलूं पॉलीमॉर्फिज्म, कि एक एलिमेंट में कोई एलिमेंट पकड़ लो आप, मान लो कार्बन, उसके अलग अलग स्ट्रक्चर अगर पॉसिबल है, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, डायमंड, तो आप उसे क्या बोलोगे, एलोट्रॉपी बोलोगे। मतलब एलोट्रॉपी का मतलब ये फंडा है, एलोट्रॉपी मतलब सेम स्ट्रक्चर। बट आइसोमॉर्फिस का मेन मतलब ही था, नहीं, एलोट्रॉपी का मतलब क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर। बट आइसोमॉर्फिस का मेन मतलब ही क्या था, सेम स्ट्रक्चर। तो ये एलोट्रॉपी एकदम अपोजिट जा रहा है आइसोमॉर्फिज्म के हिसाब से। एलोट्रॉपी एक स्पेशल केस है पॉलीमॉर्फिज्म का। और आइसोमॉर्फिज्म के लिए यहाँ पे जोड़ दिया कि भाई आइसोमॉर्फिज्म ही एलोट्रॉपी है, एलिमेंट्स में अगर एग्जिस्ट करेगा तो एलोट्रॉपी। अगर यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म हटा के पॉलीमॉर्फिज्म होता ना, कि पॉलीमॉर्फिज्म ऑकरिंग इन एलिमेंट, पॉलीमॉर्फिज्म अगर एलिमेंट्स में हो रहा है तो आप उसे एलोट्रॉपी बोलोगे, तो वो बात सही होती। बट यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म डाल दिया जो कि एकदम अपोजिट है। तो यहाँ पे बस यही एक स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वही पूछा था, मतलब आपका सही ऑप्शन, मतलब सही ऑप्शन नहीं, गलत ऑप्शन बी वाला है जो कि आपको चूज करना था। ठीक है, तो बी अपना पूछा हुआ आंसर। समझ में आ रही है चीज। पहले डेफिनेशन क्लियर रखो, आइसोमॉर्फिज्म, डिफरेंट सब्सटेंस, सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। पॉलीमॉर्फिज्म, सेम सब्सटेंस, डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और पॉलीमॉर्फिज्म अगर कोई सिंगल एलिमेंट में हो रहा है, जैसे कि कार्बन, कि सेम एलिमेंट है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। कार्बन का बेस्ट है, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये सब कार्बन के बने हैं, सेम सब्सटेंस है, सेम एलिमेंट है,
बट डिफरेंट स्ट्रक्चर है, कोई हेक्सागोनल में अरेंज्ड है, कोई टेट्राहेड्रल अरेंज्ड है, अलग अलग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो वो फिर कहलाता है एलोट्रॉप। तो एलोट्रॉपी इज रिलेटेड विद पॉलीमॉर्फिज्म एंड नॉट आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म में जोड़ दिया था, इसलिए बी अपना गलत हो गया। ठीक है, तो ऐसे अगर आपको तीन ऑप्शन में एकदम क्लियर हो गए चार में से, तो आप एक के लिए बोल पाओगे। बाकी ट्राई करना है कि आपको हर एक ऑप्शन का मतलब समझ में आए। ठीक है, तो ये मतलब था इसका। ये क्वेश्चन आ चुका है एमएससी सिटी 2022 में, और इतना इजी क्वेश्चन था ये। डाउट है कुछ किसी को? नहीं, ये डेफिनेशन मैंने वही पीडीएफ प्रोवाइड किया, एक बार पढ़ के आओ। बिना पढ़ के आओगे थोड़ा दिक्कत हो सकता है, वापस से बताना पड़ जाएगा मुझे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखो। सो इस क्वेश्चन में हमें बोला है अ मेटालिक एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन अ सिंपल क्यूबिक लैटिस। मतलब एससीसी वाला जो लैटिस है, एससी वाला जो लैटिस है, उसमें वो क्रिस्टलाइज हुआ। एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 3 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में आपको यहां पे दिया है। अगर एंगस्ट्रॉम को आप अगर मीटर में करते हो, मीटर में कितना आता था, 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, काफी छोटी यूनिट होती है, नैनोमीटर और पिकोमीटर के बीच की। नैनोमीटर 10⁻⁻10 जाता है, पिकोमीटर 10⁻⁻12 जाता है, ये 10⁻⁻10 जाता है। कितना मीटर होता है? ठीक है, और अगर एंगस्ट्रॉम को मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ, अगर सेंटीमीटर में करना तो कितना जाएगा ये? मीटर में 10⁻⁻10 है, तो सेंटीमीटर में कितना होगा? 10⁻⁻10 मीटर था। फिर आप ये बोलोगे सेंटीमीटर में करना है, तो मीटर में क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में होगा। 100 मतलब क्या, 10⁻²। तो अगर मैं इसमें 10⁻² मल्टीप्लाई करता हूं, तो यू विल गेट द वैल्यू इन सेंटीमीटर। अब पावर ऐड करोगे तो क्या होगा, -10 + 2 इज -8 सेंटीमीटर। ठीक, तो हर चीज आनी चाहिए आप। मीटर तो पता है, सेंटीमीटर में करना भी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लगेगा। बिकॉज द डेंसिटी इज गिवन इन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। डेंसिटी आपको 8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में दी है। आपको ये पूछा है कि बताओ, अगर मैंने जो मेटल है वो अगर 108 ग्राम लिया, तो उसमें कितने यूनिट सेल्स आएंगे? कितने यूनिट सेल्स आएंगे अगर मैंने 108 ग्राम मेटल लिया? तो आप यहां पे देखोगे तो ग्राम, यहां भी ग्राम, यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे एंगस्ट्रॉम है। वो अपने ऊपर रहेगा कि भाई उसको मीटर में रखना है या सेंटीमीटर में रखना है। तो क्या बेटर लग रहा है आपको, क्या करना चाहिए, मीटर में रखो सेंटीमीटर में रखो? सेंटीमीटर में रखता हूं, बिकॉज सारी यूनिट आपको सीरियस में दी है। ग्राम, क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम, यहाँ पे ये आप अकॉर्डिंगली सेंटीमीटर में रखो, तो आपको फिर कोई और यूनिट चेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो क्या होगा, अगर इसको आप मीटर में करोगे, इसको आपको किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में करना पड़ेगा। इसको आपको किलोग्राम में करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा पॉइंट में जाएगा, एक तो मेहनत भी ज्यादा जाएगी, पॉइंट वैल्यू मिलेगी, आगे कैलकुलेशन में भी दिक्कत आएगी। तो ट्राई करेंगे एक में रखेंगे। कैलकुलेशन वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आप यूनिट चाहे सीरियस में रख लो, चाहे आप एसआई में रखो, एज पर द डेटा। जो ज्यादा, मतलब जो ज्यादा दिख रहा है आपको, सीरियस ज्यादा दिख रहा है, तो बच्चे कुच्ची को भी सीरियस में कर लूं और सीरियस में सॉल्व करूं। अगर ऐसे ज्यादा दिख रहा होता तो मैं बच्चे कुच्चे को एसआई में कर लेता और एसआई में सॉल्व करता, और लास्ट में जब आपसे ऑप्शन की बात होती तब हम देखते कि क्या करना। ठीक है, बाकी यहाँ पे एटम्स की बात हुई है, यूनिट सेल्स की बात हुई है, तो वो नंबर्स है, उसमें ऐसा कोई यूनिट नहीं है। आप किसमें भी सॉल्व करो, आपको आंसर सेम ही मिलेगा, चाहे आप करो सीरियस में, चाहे आप करो एसआई में। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, वो देखो ऑप्शंस कुछ दिख रहे हैं। ठीक है, नंबर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सोल्यूशन देखो, आपको एक तो एच लेंथ बोला था कितना, 3 एंगस्ट्रॉम। हम अगर सेंटीमीटर पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर आ जाएगा, साथ में 3 मल्टीप्लाइड, मैंने बताया कैसे आएगी। फिर
वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो यही एज लेंथ का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। हम यही वैल्यू का क्यूब कर देंगे। 3 का क्यूब इज 27 और 10 के -8 का क्यूब यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 8 3 जा 24, -24 आपको यहाँ पे मिल जाएगा 10 की पावर में, साथ में सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम हो गया। ये सब हम कर क्यों रहे हैं, क्यों मैंने यहाँ पे वॉल्यूम निकाला, बिकॉज अगर आप नंबर ऑफ यूनिट सेल्स की बात करो, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आपको निकालने हैं। टोटल कितना मास दिया हुआ है, 108 ग्राम कुछ दिया था आपको। तो जो मास ऑफ मेटल आपको गिवन है, मास ऑफ मेटल, अगर मैं उसे डिवाइड कर दूं एक यूनिट सेल के मास से, मास ऑफ 1 यूनिट सेल, तो क्या मिल जाएगा मुझे ये, खुद सोचो। ये यूनिट सेल से ही टोटल मास बना है मेटल का। आपको 108 ग्राम मास ऑफ मेटल दे दिया है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं एक यूनिट सेल के मास से, तो क्या मिल जाएगा मुझे, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स मिल जाएंगे। बिकॉज अब इसको और फील लेना है आपको, आप इसको वहां भेजो, इसको वहां भेजोगे तो क्या होगा, नंबर में, नंबर यूनिट सेल में मल्टीप्लाई होगा एक यूनिट सेल का मास, मास ऑफ 1 यूनिट सेल। और ये क्या दे देगा आपको, मास ऑफ मेटल नहीं दे देगा। तो मास ऑफ मेटल बना कैसे, मेटल मेटल बना वो छोटे छोटे क्यूब से। तो एक यूनिट सेल का मास, अगर मैं जितने भी नंबर पॉसिबल है उसके अंदर उनसे मल्टीप्लाई करो तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल मास ऑफ द मेटल। तो ये चीज सही समझ में आ रही है ना, ये इक्वेशन कैसे बन रहा है। एक यूनिट सेल का मास इंटू नंबर ऑफ यूनिट सेल, यू विल गेट द मास ऑफ इंटायर मेटल। तो वहां से फॉर्मूला लेके आ रहा हूं, तो मैं ये चीज बोल पा रहा हूं। अब ये चीज बोलने के बाद मैं क्या करूंगा, देखो मास ऑफ मेटल तो आपको गिवन है, ये हम एज इट इज यहाँ पे 108 ग्राम पुट करेंगे। मास ऑफ वन यूनिट सेल, इसलिए आप पे क्या करोगे, आपको एक यूनिट सेल का मास नहीं दिया, आपको डेंसिटी दिया है। आपको एजलिन दिया तो वहां से आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो मैं मास को ढूंढना चाहूंगा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम। आपको डेंसिटी का फॉर्मूला याद होगा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं यूनिट सेल की बात करूं, यूनिट सेल के लिए ये डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल है, ये मास ऑफ यूनिट सेल है, ये वॉल्यूम यूनिट सेल है। मुझे अगर निकालना है मास ऑफ यूनिट सेल, मैं इसे वहां भेजूंगा, तो डेंसिटी इंटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या, मास। तो मास ऑफ 1 यूनिट सेल के लिए मुझे उसके डेंसिटी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसका वॉल्यूम। ठीक है, और एक यूनिट सेल की बात हो रही है तो डेंसिटी भी एक की आएगी, वॉल्यूम भी एक का ही आएगा। अच्छा, डेंसिटी आपको जो दे दिया है ना, 8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, डेंसिटी मतलब क्या, जो पार्टिकल्स में भीड़ भाड़ है वो एक यूनिट सेल में भी उतनी होगी और एक क्रिस्टल में भी उतनी ही होगी। डेंसिटी की यही खासियत होती है कि आपको अगर ये बता दिया पूरे मेटल का, तो वो अल्टीमेटली एक यूनिट सेल के लिए भी सेम ही रहेगी। अगर एक यूनिट सेल के लिए डेंसिटी बता दी तो पूरे क्रिस्टल लैटिस के लिए भी सेम ही रहेगी। डेंसिटी ऐसी खूबसूरत चीज है। मास वॉल्यूम चेंज होगा, छोटे से बड़े में जाओगे मास बढ़ेगा, छोटे से बड़े में जाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, बट डेंसिटी ये सेम रहेगी। इसलिए डेंसिटी आपको जो दी है, ये भले ही मेटल बोल के दी है, बट आप इसको यूज कर सकते हो एक यूनिट सेल के लिए भी। वॉल्यूम की बात करें, ये आपको निकालना पड़ेगा, ये आपको एक यूनिट सेल के लिए निकालना पड़ेगा। तो आपने वही यहाँ पे काम किया ना, एक यूनिट सेल का एज लेंथ आपको पता था, आपने क्यूब करके, बिकॉज ये क्यूब यूनिट सेल है तो उसका क्यूब करके आपने वॉल्यूम निकाल लिया। तो ये वॉल्यूम है आपके पास, ये डेंसिटी है आपके पास, मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिल जाएगा, मास ऑफ 1 यूनिट सेल। तो इसलिए नीचे क्या किया, देखो नीचे मास ऑफ 1 यूनिट सेल ना लिख के यहां पे क्या लिख दिया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। समझ में आ रहा है, ऐसे किया। अब बाद में वैल्यूज पुट करो आप,
ऊपर क्या आएगा, मास ऑफ मेटल कितना किया था आपको, 108 दिया था ग्राम। नीचे डेंसिटी, डेंसिटी कितना दिया था हमें, 8 पुट कर दिया। और वॉल्यूम अभी हमने निकाला 27 इंटू 10 टू द पावर -24। बस पुट कर दिया, यहीं तक था दिमाग लगाना, अब बस सॉल्व कर लेना है। बाद में आप मल्टीप्लाई करो इससे इससे, आपको मिलेगा 216, साथ में 10 की पावर एज इट इज। फिर आप इन्हें सॉल्व कर लो, सिंपल है, तीन तीन डिजिट के हैं, डिवाइड कर सकते हो। आपको दिख रहा है इसका आधा ही है नीचे, तो 0.5 मिल जाएगा। 10 के -24 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 10 के पावर 24 हो जाएगा। आप ऑप्शंस को देखोगे ध्यान से तो जो वैल्यू है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखी है। मतलब 10 के पावर में, 10 के पावर के साथ जो वैल्यू है ये 1 और 10 के बीच में है, 1 और 10 के बीच में है। तो आप यहां पे ये वैल्यू को देखते हो 0.5, ये 1 और 10 के बीच में नहीं है, 1 से छोटी है। तो ये पॉइंट को अगर आप एक डिजिट राइट में शिफ्ट करते हो, मतलब 0.5 को मुझे अगर 5 बनाना है, 0.5 को अगर मुझे 5 बनाना है पॉइंट यहां शिफ्ट करके, तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करूंगा तो डिवाइड भी करूंगा, और इसको मत भूल जाना, 10 के पावर 24 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 5। एज पर मेरा रूल कि भाई 10 की पावर अगर साथ में है तो उसके साथ जो नंबर होना चाहिए, सिंपल नंबर, वो 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। अब ये 10 जो डिवाइड में, इसको यहां सॉल्व करूंगा, डिवाइड यहां से कर लो। तो अगर डिवाइड होगा, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, -24 -1 कितना होगा, 20। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है। 5 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स होंगे 108 ग्राम मेटल में। ये क्वेश्चन आ चुका है 2020 में। इतना इजीली हम कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ इसका थोड़ा लेवल टफ होगा बाकियों से, बट स्टिल ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा न्यूमेरिकल में पूछेगा तो इतना पूछ लेगा, ज्यादा नहीं पूछ पाएगा। सॉलिड स्टेट में इतना कुछ न्यूमेरिकल नहीं पॉसिबल। यही सब तरीके के हैं, ज्यादा नहीं। एक ये हो गया तरीका, एक आपको याद होगा, एक डेंसिटी का फॉर्मूला हमने देखा था इन टर्म्स ऑफ मोलर मास, एवोगैड्रो नंबर। एक वो क्वेश्चन, वो वैसा क्वेश्चन हम देख लेंगे, वैसे एक फॉर्मूले वाला पूछ लेगा। इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा सॉलिड स्टेट, एमएससीटी में तो बिल्कुल नहीं। क्लियर है, क्या डाउट है इस पर, कुछ तो पूछो। ठीक है, बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2021 में आ चुका है, और क्वेश्चन है कि कितने लैटिस पॉइंट्स हैं एफसीसी में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, एफसीसी में। अच्छा, लैटिस पॉइंट्स ये क्या होता है, ठीक, पढ़ते हैं इसके बारे में। एक तो आपको ये पता है भाई, एफसीसी में टोटल कितने पार्टिकल्स होते हैं, 4 पार्टिकल्स होते हैं। बट पार्टिकल्स, लैटिस पॉइंट अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, आपको ये देखना होता है लैटिस पॉइंट में कि एक यूनिट सेल में, एफसीसी वाले यूनिट सेल में कितना पार्टिकल थोड़ा सा घुसा भी है, अगर बॉर्डर पे भी है तो आप उसे भी काउंट कर लोगे लैटिस पॉइंट में। पार्टिकल्स के लिए हम क्या देखते थे भाई, इंटायरली कितना पार्टिकल अंदर आ रहा है, जोड़ जाड़ के सारे पार्ट्स को, वो अपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते थे। बट लैटिस पॉइंट मतलब क्या, ये भी लैटिस पॉइंट है, ये भी लैटिस पॉइंट है, ये भी है, ये भी है, कॉर्नर के हैं, यहां के भी कॉर्नर के हैं, फेस के सेंटर में, ये फेस के सेंटर में ये है, इस फेस के सेंटर में ये है, इस फेस के सेंटर में ये है। ऐसे करते जाओगे तो कितने पार्टिकल आपको मिल जाएंगे, 14 मिल जाएंगे। 8 हैं कॉर्नर्स पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है कॉर्नर्स पे, प्लस फेस के सेंटर पे, ये फेस के सेंटर पे एक है, ये फेस में एक है, ये फेस में एक है, ये फेस में एक है, मतलब कितने फेस है, 6 फेस हैं। तो 6 फेस के सेंटर पे पार्टिकल दिख रहे हैं। तो पार्टिकल की जहां पोजीशन होती है ना, वो सेंटर पे हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट है। अब वो अलग बात है, पार्टिकल बनने के बाद कुछ हिस्सा अंदर कुछ हिस्सा बाहर होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल काउंट करोगे तो ओवरऑल आपको 4 ही मिलेगा। बट आप पोजीशन देख, उसके एज को लेके, पूरे एज या पूरे फेस को लेके
अंदर की ओर लेके कितने आपको ऐसे लैटिस पॉइंट मिलेंगे, तो आप ऐसे काउंट करो, 8 कॉर्नर पे और 6 फेस पे जुड़ के कितना मिलेगा, 14 लैटिस पॉइंट। कौन सा ऑप्शन होगा अपना, सी ऑप्शन। तो लैटिस पॉइंट अगर पूछ लेगा तो ये, अगर एफसीसी में पार्टिकल पूछेगा 4 ऑप्शन रहेगा, 4, कि 4 पार्टिकल होते हैं टोटल। वो भी कैसे होता है कि भाई 1/8 पार्ट ऑफ 8 टोटल पार्टिकल है कॉर्नर पे, प्लस फेस के सेंटर में आधा ही पार्टिकल दिखाई देता है अंदर की ओर। ऐसे कितने फेस हैं, 6 फेस। आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4। टोटल 4 पार्टिकल अंदर की ओर मिलेंगे इंटायरली, आधा आधा जोड़ के, 1/8 जोड़ जोड़ के आपको 4 पार्टिकल मिलेंगे। बट लैटिस पॉइंट 14 है। समझ में आ रहा है कैसे निकालना है। अगर मैं बीसीसी के लिए बोलूं तो कितना आएगा लैटिस पॉइंट। बीसीसी में कॉर्नर में 8 पार्टिकल होता है, तो पूरा जोड़ना है। अंदर बाहर कितना आ रहा है वो नहीं सोचोगे आप, क्या कहां की बात हो रही है, पूरा जोड़ो। 8 कॉर्नर के पार्टिकल है, प्लस इंटायरली एक अंदर है, एक सेंटर में, एक बॉडी सेंटर में, इतने होते हैं। कितना हो गया फिर, 9। ये अपना लैटिस पॉइंट हो गया बीसीसी वाले का। एससी वाले के लिए क्या होगा, एससी वाले में कॉर्नर पे होते हैं, जो होते हैं 8 कॉर्नर पे होते हैं, यही होता है। तो 8 हो गया यहाँ पे लैटिस पॉइंट एससी वाले लैटिस का। लैटिस पॉइंट ऐसे करेंगे इजीली, 2021 में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। और देखो ये विद इन 5 सेकेंड ये हो सकता है, विद इन 5 सेकेंड, शायद ज्यादा बोल रहा हूं। पढ़ो और तुरंत आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन 2023 में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल ऑफ एन एलिमेंट हैविंग मोलर मास समथिंग। मोलर मास आपको दिया है 56 ग्राम पर मोल, डेंसिटी आपको दिया है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और डेटा में एक और चीज है, ए क्यूब, ए क्यूब इंटू एन ए क्यूब इज नथिंग बट द वॉल्यूम, एन एवोगाड्रो नंबर, इनका मल्टीप्लीकेशन कुछ आपको दिया है 14 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। तो आप चीजों को देखो, अच्छा मोलर मास है, ओके, डेंसिटी है, एवोगाड्रो नंबर है। भाई डेंसिटी का फॉर्मूला हमने देखा था, डेराइव किया था, ठीक है, लेक्चर्स में, कि डेंसिटी का फॉर्मूला था m इंटू एन अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, वेयर कैपिटल M इज द मोलर मास, एन यहां पे क्या था, नंबर ऑफ एटम्स, ए क्यूब वॉल्यूम था, एन एवोगाड्रो नंबर है बाकी, तो ए क्यूब इंटू एन ए, ये चीज आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाइड जो वैल्यू है ना, यही आपको 14 दे दी है। मतलब आप इतने पूरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 14 के साथ। यूनिट्स की बात कर ले थोड़ी सी, यूनिट्स ग्राम सेंटीमीटर क्यूब अपॉन, ठीक है, यहाँ पे भी ग्राम पर मोल, ठीक है। तो सीजीएस में सब कुछ है, तो नो नीड टू चेंज, एक भी वैल्यू आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, सबके सब सीजीएस में सॉल्व कर लो। ऐसा में करने मत जाओ, क्योंकि नंबर ऑफ एटम से निकालने हैं आपको, ऐसा में करके भी करोगे नंबर ऑफ एटम आपको सेम ही मिलेंगे, कोई अलग नहीं, ठीक है। तो ये अपना फॉर्मूला है डेंसिटी का, इसमें आपको निकालना है नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल, वो क्या होता है, वो होता है ये एन, नंबर ऑफ पार्टिकल, एन निकालना है, बाकी सब वहां भेजेंगे। एम ऊपर है, कैपिटल एम ऊपर है, यहां जाएगा तो नीचे आ जाएगा, ए क्यूब इंटू एन है नीचे, यहां जाएंगे तो ऊपर आ जाएंगे। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, डेंसिटी आपको गिवन है 8, पुट कर दिया 8, ए क्यूब इंटू एन है, ए क्यूब इंटू एन की साथ में वैल्यू दी है, मल्टीप्लाई करें, कितनी दी है 14, 14 पुट कर देंगे दोनों की जगह पे। और नीचे मोलर मास भी आपको दे दिया है 56, पुट कर दिया नीचे 56। यूनिट्स के इतना ध्यान मत दो, कट पिट जाएंगे सब, कोई दिक्कत नहीं है। पर मोल, सेंटीमीटर क्यूब नीचे, ये ऊपर, सब कटेगा, यूनिट्स का कोई हिसाब किताब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि नंबर फाइंड करें, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है ना, नंबर की यूनिट नहीं होती, तो वो कटने ही है। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर लो, 14 1 जा 14, 14 4 जा 56, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आ गया नंबर ऑफ आइटम्स 2। कौन सा ऑप्शन रहेगा अपना, बी,
बी बहुत आ रहा है, होता है, बी बहुत आता है। बाकी ये पेपर पे डिपेंड करता है कि पेपर जो है कि कैसा है। बहुत बार सी ज्यादा दिखाई देता है। तो ये चीज थोड़ा सा आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो देखना ध्यान से, ज्यादा ऑप्शन कौन से आते हैं। ये भी थोड़ा सा बोल सकते हो एक साइकोलॉजी है उनकी, कि बी और सी में ज्यादा रहता है। इसलिए अगर कभी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, मान लो हम तो ट्राई करेंगे पूरा पेपर कवर करने का, बट जैसे अगर आपको दिख रहा है कि बी ज्यादा है, तो बाकी के ऑप्शन सारे बी करना, कहीं तो लगेगा। ऑप्शन के पीछे नहीं भागने का। अच्छा यहाँ पे ए लग रहा है, यहाँ पे डी लग रहा है, यहाँ पे सी लग रहा है, क्या पता कोई मैच ना करे। बट आप अगर एक ही ऑप्शन में रह जाओगे तो वहां पे लग लग जाएंगे, कुछ तुक्के तो लग ही जाएंगे। और कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा रहता है कि सारे ऑप्शंस बैलेंस रहते हैं, रेशो वाइज। मतलब अगर बी आ चुके हैं, ज्यादा अगर ए आ चुके हैं, तो देर इज हाई पॉसिबिलिटी कि आप सी और डी आएंगे। ये लॉजिक के साथ फिर सी और डी फिर करना चालू करना, अगर तुक्का मारना है तो नौबत तो नहीं आनी चाहिए। तो ये दो तरीके होते हैं, एक तो ज्यादा जो आ रहे हैं आगे वही आएंगे ज्यादा, या सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है कि रेशो वाइज ये डिवाइडेड होता है। तो अगर ए और बी ज्यादा आ चुके हैं, सी ज्यादा आ चुका है, तो देर इज हाई पॉसिबिलिटी कि भाई डी आएंगे अब। ऐसा हुआ भी है। तो ये तुक्की वाली बात है। ये अपना लास्ट वाला ब्रह्मास्त्र है, पहले मत निकालो। छोटे मोटे क्वेश्चन में ब्रह्मास्त्र अप्लाई कर दिया, जो आपको आ भी सकते थे, आगे क्या करोगे? तुक्के से चालू किया, तुक्के पे खत्म कर दोगे, मार्क्स भी तुक्के पे आएंगे। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया इजी सा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आज का, 2021 एमएससीटी में आ चुका है, और एकदम इजी क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे तो लगेगा कि अरे डेरिवेशन किया था अपन ने। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन बीसीसी स्ट्रक्चर इफ ए इज द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल? यूनिट सेल का एज लेंथ आपको ए दिया है, बीसीसी स्ट्रक्चर है, आपको बताना है वॉल्यूम। हमने जब पैकिंग एफिशिएंसी का डेरिवेशन किया था, तो वहां पे जो स्टेप वन था, स्टेप वन में आपने निकाला था रिलेशन बिटवीन आर एंड ए। फिर स्टेप टू में आपने क्या किया था? स्टेप टू में आपने वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल निकाला था, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, इसको स्पीयर मान के। और स्टेप थ्री में आपने जितने भी पार्टिकल अंदर हो सकते हैं सबका टोटल वॉल्यूम निकाला था, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल। वहां तक जाना है आप, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल। अगर डेरिवेशन की तरफ से जाते हो, अगर आपको बिल्कुल याद नहीं है क्या है, मैंने वो टाइम में भी बोला था आपको कि जो रिलेशन को याद रख लो बिटवीन आर एन ए, वहीं पे खत्म हो जाएगा सब। ऐसे क्वेश्चन तुरंत हो जाएंगे, वरना थोड़ा मजदूरी करनी पड़ेगी आपको। जैसे आपको पता है, अरे यार ये है रिलेशन आर और ए के बीच में बीसीसी में, अभी हमने ये यूज भी किया था एक क्वेश्चन में, आर इक्वल टू √3/4 ए पुट करके हमने आर निकाला था। तो आपको और ये पता है तो बढ़िया है। फिर आर पता है आपको ये, फिर आप बोलोगे अच्छा वॉल्यूम अगर एक का निकालना है स्पीयर मान के, तो स्पीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 πr क्यूब। यही जो आर आपने निकाला है, आप आर के जगह पुट कर दो, 103/4 उसका क्यूब होगा। जब आप क्यूब करोगे तो क्या होगा देखो, √3 का क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा? 3√3 आ जाएगा। नीचे 4 का क्यूब कितना आ जाएगा? 64, साथ में ए क्यूब, और साथ में यहाँ पे 4/3 पाई। सो ये 3 और ये 3 कैंसिल कर सकते हैं, 4 1 16 यहाँ पे आ जाएगा। सो π√3 a क्यूब, सो π√3 a क्यूब, और नीचे क्या बचेगा? 16। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। बट बीसीसी वाले स्ट्रक्चर में टोटल कितने पार्टिकल्स होते हैं? दो होते हैं। तो टोटल पार्टिकल का वॉल्यूम निकालना है आपको, तो आपको ये एक वॉल्यूम वाले, एक पार्टिकल के वॉल्यूम को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने इस चीज को 2 से मल्टीप्लाई किया, उससे यहाँ पे कुछ कटिंग हो जाएगी, 2 1 जा 2 8 जा 16।
तो नीचे 8 दिखाई देगा आपको, तो पाई√3 a³ पाई√3 a³ और नीचे क्या बचेगा, 8 बचेगा। ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हुआ है पार्टिकल से। कौन सा ऑप्शन रहेगा? ए ऑप्शन। ये तो तब की बात है जब आपको याद है कि भाई आर कुछ इतना ए है, ठीक है, तब आप ऐसे फटाफट कर सकते हो। ठीक है, ये तो मैं बोलूंगा, ये तो याद ही रखो आप दोनों, मतलब तीनों के लिए, एससी बीसीसी एफसीसी के लिए आर बराबर कितना ए होता है याद रखो, इससे आप फटाफट अपना काम कर लोगे। बट इन केस अगर याद नहीं है और मन में चाहे कि भाई 2 मिनट लगा लेते हैं बट कर लेंगे सॉल्व, तब के लिए हम थोड़ा डेरिवेशन करेंगे। वैसे तो पैकिंग एफिशिएंसी का पूरा था, बाकी हमें इतना ही करना पड़ेगा। क्या? बीसीसी वाले स्ट्रक्चर में ये वाला है पार्टिकल सेंटर पे, सेंटर ऑफ द बॉडी। ये वाला है फ्रंट कॉर्नर पे, फ्रंट टॉप कॉर्नर पे, और ये है बॉटम बैक कॉर्नर पे। एक डायगोनल बनेगा, क्यूब का एक डायगोनल बनेगा पीछे से आगे की ओर, पीछे से आगे की ओर, तो आपको ये पार्टिकल जुड़े हुए दिखाई देंगे। सो आप अब यहां पे क्या करोगे, सबसे पहले आप ट्रायंगल एफईडी देखोगे, एफईडी, ये वाला ट्रायंगल देखो। इसमें आप ध्यान से देखोगे तो एफईडी, ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, बिकॉज कॉर्नर का एंगल है। स्क्वायर या क्यूब के जो कॉर्नर के एंगल होते हैं ये 90 डिग्री के ही होते हैं। तो यहाँ पे आप लगा सकते हो पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एफ डी दिखाई दे रहा है। सो एफ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ये जनरली एज लेंथ ही है, ये किसकी वैल्यू आपको ए के बराबर मिलेगी। तो एफ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब कितना, 2a²। एफ डी का स्क्वायर इतना, ठीक है। उसके बाद आप फिर ए एफ डी को देखो ध्यान से। नेक्स्ट ट्रायंगल है अपना ए एफ डी। इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 होगा, और यहां पे आप लगाओ सेम पाइथागोरस थ्योरम, ये अपना हाइपोटेनस है ए एफ स्क्वायर। सो ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, वो हमने यहां पे लिखा, ठीक है। उसके बाद एडी का जो स्क्वायर है, देखो एडी ध्यान से देखो आप, एडी इज नथिंग बट द एच, ये एच है तो इसका लेंथ होगा ए, तो एडी का स्क्वायर है तो यहाँ पे ए का स्क्वायर हो जाएगा। एफ डी का स्क्वायर हमने निकाला हुआ है कितना, 2a²। कितना आ गया ये, 3a²। तो ए एफ का स्क्वायर आ गया है 3a²। अगर मैं स्क्वायर को शिफ्ट करूंगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, √3 एज इट इज, और √a² मतलब ए आएगा, तो ए एफ आ गया √3a। फिर आप क्या बोलोगे, अच्छा ठीक है, ये तो ए एफ की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ ए। अभी आप खुद देखो भाई, ए एफ कुछ आर के साथ कुछ इक्वल हो सकता है क्या? तो आप ए एफ को ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो ए एफ में एक तो ये वाले स्पीयर का रेडियस आ रहा है, ये स्पीयर का पूरा डायमीटर आ रहा है, और ये वाले स्पीयर का रेडियस आ रहा है। तो ये रेडियस आया तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे पूरा डायमीटर आया मतलब कितना, 2r, और ये भी रेडियस आया तो r। इन सबको जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे ए एफ की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए एफ मतलब r+2r+r मतलब कितना आ गया, 4r। तो ए एफ का मतलब 4r भी है। अच्छा, ए एफ का मतलब √3a भी है, ए एफ का मतलब 4r भी है। दोनों इक्वेशन में आप देखो लेफ्ट साइड इक्वल है, राइट साइड भी इक्वल ले लोगे तो √3a इक्वल टू 4r बोल सकते हो। और यहां से आप जब r निकालोगे तो 4 को वहां भेजोगे, डिवाइड हो जाएगा 4, और ये मिलेगा जो मैंने पहले से बताया था याद रखने के लिए। मेहनत करना पड़ा यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि आपने याद नहीं रखा। याद रखोगे तो ये करना नहीं पड़ेगा, फिर आगे का काम वही सब है। वॉल्यूम निकालो आप एक पार्टिकल का, फिर टोटल वॉल्यूम निकालो आप मल्टीप्लाइंग बाय 2 करके, वही सब काम है। और आप फिर ऑप्शन तक चले जाओगे जो आपको चाहिए। क्लियर है? ऐसे कुछ करना रहेगा। अगर आपको नहीं याद है, याद इसलिए मैं बोल रहा हूँ, रखो रिलेशन बिटवीन आर एन ए, वो याद रखोगे तो आप वॉल्यूम वॉल्यूम जो भी है एक का पूरे का निकाल दो। क्या पता है यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई करके एक का वॉल्यूम पूछे, ठीक, तो आना चाहिए। आप मेन ये याद रखो, फिर आप जो मर्जी वो कर सकते। तो ये क्वेश्चन आ चुका है एमएससीटी 2021 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। What is the formula of compound consisting elements X and Y that crystallizes in BCC? तो X और Y को क्रिस्टलाइज करके क्रिस्टल स्ट्रक्चर दे दिया गया है, और कौन सा स्ट्रक्चर मिला है इसको? बीसीसी स्ट्रक्चर मिला है। इस कंपाउंड में X वाला जो एटम है वो कहां पे प्रेजेंट है? कॉर्नर पे। और Y वाला प्रेजेंट है कहां पे? बॉडी सेंटर में। बीसीसी है तो दो ही पॉसिबिलिटी, एक तो कॉर्नर पे रहेगा और एक बॉडी सेंटर पे रहेगा। अच्छा, कॉर्नर पे ध्यान दें और बॉडी सेंटर पे ध्यान दें, तो टोटल कॉर्नर पे कितना पार्टिकल होता है? बीसीसी वाले में एक होता है, और बॉडी सेंटर में कितना होता है? एक। कॉर्नर पे कौन सा वाला पार्टिकल आपको बोला हुआ है? एक्स वाला पार्टिकल है एक, और बॉडी सेंटर में कौन सा वाला पार्टिकल बोला है? वाई। ये भी कितना रहेगा? एक। एक्स भी एक है, वाई भी एक है, तो यहां पे आप क्या पूछा है? फॉर्मूला बताओ। एक्स एक है, वाई एक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्स वाई बनेगा ना। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। मैंने पहले भी कराया ऐसा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल पॉसिबल है। एससी का तो नहीं, बिकॉज एक ही टाइप का आइटम कॉर्नर पे रहेगा, बट आपको बीसीसी और एफसीसी के लिए ऐसा पूछ सकता है। ध्यान देना, फॉर्मूला कुछ ऐसे बनेगा। अगर एफसीसी के लिए पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए भाई, कॉर्नर और फेस सेंटर, यही दो पॉसिबिलिटी होती है। तो कॉर्नर पे टोटल कितने पार्टिकल होते हैं? एक। फेस सेंटर में कितने पार्टिकल होते हैं टोटल मिला के? तीन। तो कुछ ऐसा फॉर्मूला बनता है। अगर ऐसा बोलता ना मुझे भाई, एक्स वाले पार्टिकल कॉर्नर पे है और वाई वाले पार्टिकल फेस सेंटर में है, तो एफसीसी वाले ये क्रिस्टल का बताओ फॉर्मूला क्या होगा? तो आप बोलोगे एक्स वन है और वाई यहां पे कितना होगा? थ्री होगा। ऐसा फॉर्मूला। तो ध्यान देना, थोड़ा घुमा सकता है, बोल सकता है वाई वाला कॉर्नर पे और एक्स वाला फेस सेंटर पे, तो फॉर्मूला फिर ऐसा बनेगा। तो घुमा के भी आ सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा रट्टा मार करके मत बैठना। थोड़ा जहां उनको मन करेगा वो थोड़ा घुमा सकते हैं। तो अपना सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ये क्वेश्चन इजी है, और ये 24 एमएससीटी में आ चुका है। ध्यान से क्वेश्चन आराम से हम कर सकते हैं बीसीसी और सेम एफसीसी के लिए भी। ये रहेगा आज का लास्ट का क्वेश्चन, छोटा सा बच्चा सा। ये मैं तुम लोगों से पूछूंगा। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ी है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक नहीं है? पैरामैग्नेटिक नहीं है। ये क्वेश्चन 2020 में आ चुका है। कौन सा? वेरी गुड, बेंजीन। CO2 प्लस, Fe3 प्लस, ऑक्सीजन, ये सब पैरामैग्नेटिक है। बेंजीन ही है बस जो है डायमैग्नेटिक। वेरी गुड, डायमैग्नेटिक। याद रखो, एग्जाम्पल जो मैंने दिए हैं आपको याद रखो, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक। उसके साथ हम आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं। और भी कुछ बचे हुए पॉसिबल क्वेश्चन अगर मुझे मिलते हैं तो मैं एक और पार्ट इसका बनाऊंगा सीटी का, और उसको फिर हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है सबको? ठीक है, फिर कंक्लूड करते हैं आज का लेक्चर। यहाँ पे कहीं डाउट रहे किसी को तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। डाउट रहेगा तो हमेशा मैं अवेलेबल रहूंगा। ट्राई करूंगा विद इन 48 आवर्स में उसका जो सोल्यूशन है वो आपको दे दूं। और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ध्यान रखो, पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।